Oh, yes. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? Alhamdulillah, sir. Fine. How are you, sir? First class. Thank you. All right. We can start our lecture. As usual, first question, anything which you want from our previous material to be clarified or explained, or any difficulty you have? No problems, no questions? All right. Okay. सर मैं ये कह रहा हूँ कि ओपन एमपी कोडिंग के लिए सर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में जो अर्लियर वर्जन्स है उसमें मतलब omp.h लाइब्रेरी जो है वो मतलब पुरानी यूज हो रही है, और जो नई अपडेटेड है यानी वर्जन 2 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो लेटेस्ट वर्जन्स में यूज हो रहा है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि हम कौन सी मतलब वर्जन्स में मतलब वर्जन कंट्रोल में इसमें ना पड़े, या है इसमें? वो देख लो, ये चीज़ें कंपैटिबिलिटी उनकी देख लेनी चाहिए। अक्सर जो GCC 4.2 बेसिकली तो कंपाइलर क्या है ना, डायरेक्टिव जैसे कंपाइलर ने पहचानना है और सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आमतौर पर दे से कि GCC के 4.2 ऑनवर्ड वर्जन जो है वो सपोर्ट करते हैं ओपन एमपी को। ठीक है, तो ये हो गया कंपाइलर। इसे कंपाइलर डायरेक्टिव है। कंपाइलर के बारे में तो आपको वर्जन को देखना है कि जो सपोर्ट करता है। ठीक है, अब अगर वो उन कंपाइलर्स के लिए कोई पाबंदी विजुअल स्टूडियो भी दे रहा है तो लुक एट इट, ये यूजर देख लेता है कि वो वर्जन आप जो कंपाइलर चला रहे हैं, अगर आपको वो विजुअल स्टूडियो कहता है कि नहीं ये वर्जन इतने पुराना, अब इवन दिस GCC 4.2 इज क्वाइट प्रीटी ओल्ड, तो कोई ऐसा जनरल इशू आना नहीं चाहिए, बट वन शुड लुक एट इट। ठीक है, जब भी आप कोई चीजें यूज कर रहे हो तो उनकी कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट देख लेनी चाहिए। जनरली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 4.22 भी बहुत पुराना है, और ये उसके हिसाब से विजुअल स्टूडियो आपको इतना ऑब्सोलीट ढूंढ के नहीं निकाल रहे होंगे। आई एम श्योर कि जो भी करंट होगा उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ऑलराइट सर, ऑलराइट। हाँ, जनरली बिग इशू नहीं होगा, मगर हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें उनके क्या आपने अगर ये कंपाइलर यूज करना है तो आपने देखना है कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, या इस पे इंस्टॉल हो सकता है कि नहीं, या इस पे इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, वो तो एनी वे देखना होगा। ठीक है, ऑलराइट जी सर। ओके। अच्छा, हमने शुरू की थी लास्ट टाइम कि हमने कहा था हम अब वी लुक एट द आर्किटेक्चर्स में पहले हमने सीक्वेंशियल वर्सेस पैरेलल को देखा। फिर हमने कहा कि पैरेलल में दो इंटरेस्टिंग वे ऑफ ग्रुपिंग द आर्किटेक्चर्स हैं, एक है इम्प्लिसिट पैरेलल और एक एक्सप्लिसिट पैरेलल। वी स्टार्टेड विद द इम्प्लिसिट पैरेलल, और हमने बताया कि इम्प्लिसिट पैरेलल से मुराद है कि प्रोग्रामर को नहीं पैरेललाइज करना, ऑटोमेटिक पैरेललाइजिंग मौजूद है, और ये अक्सर इन एक चिप लेवल पर ये इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंट किए गए हैं। प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर लेवल पर ये इम्प्लीमेंटेशन है इम्प्लिसिट की, और ये क्योंकि फाइन ग्रेन लेवल पर है, इंस्ट्रक्शन लेवल पर क्योंकि लो लेवल है, पैरेललिज्म का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है चिप में, जो खुद ब खुद उसको पैरेललाइज कर दे, तो ये इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म इसमें इम्प्लीमेंट होता है। ये हमने कहा इम्प्लिसिट पैरेललिज्म, और उसकी फिर आर्किटेक्चर्स हम देखना चाहते हैं। तो इम्प्लिसिट पैरेललिज्म के लिए आर्किटेक्चर्स, जिनको लोग ILP माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते रहे बिकॉज ऑफ दिस के इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म था। एनीवे, ये इम्प्लिसिट पैरेलल आर्किटेक्चर्स की तीन मेजर कैटेगरीज हैं जो वेरियस टाइम्स में इंक्लूडिंग टिल टुडे अपीयर होती रही है। समटाइम्स देयर इज अ कम्बिनेशन, जो हम देखेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन ये कि ये तीन ब्रॉड
ग्रुपिंग कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर लेवल पैरेललिज्म इम्प्लीमेंटेशन की चिप्स में। एक पाइपलाइन प्रोसेसर, सुपर स्केलर प्रोसेसर्स एंड VLIW वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड प्रोसेसर्स। हमने लास्ट टाइम पाइपलाइन वाले केस से शुरू किया, जो पहला है वो मैं बताया कि प्रैक्टिकली पाइपलाइन के एग्जांपल देखी, कार्स, एयरक्राफ्ट वगैरह जो उनके असेंबली लाइंस है, ऑल ऑफ देम इन मॉडर्न टाइम्स और सिंस लॉन्ग टाइम पाइपलाइन बेस्ड ही काम कर रही हैं, कि जिसमें आप अगर एक सेक्शन की पार्ट का काम हो गया वो दूसरे सेक्शन में चला जाता है और पहले सेक्शन में दूसरा कार या एरोप्लेन शुरू कर दिया जाता है और इस ओवरलैप से फ़ायदा उठा के हम स्पीड अप लेते हैं। तो ये ओवरलैप बेस्ड है। और जैसे हम आगे देखेंगे कि हमारे सिस्टम्स में हम दोनों तरह के इंस्ट्रक्शन लेवल ओवरलैप से पाइपलाइन का फ़ायदा भी उठाएंगे, अरिथमेटिक यूनिट के लेवल के पैरेललिज्म से भी फ़ायदा उठाएंगे। लास्ट टाइम मैंने जो आपको इसकी बेसिक पाइपलाइन के टर्मिनोलॉजी और स्ट्रक्चर हार्डवेयर वाइज क्विक डिस्कस की थी, अब हम उसके फर्दर डिटेल में जाना चाहते हैं, बट मे बी जस्ट टू रिकॉल हम उसको एक दफ़ा जस्ट ताकि उसके टर्म्स हम आगे इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए। तो वो हमने कहा कि अक्सर जैसे असेंबली लाइन में चीज़ों को अलहदा सेक्शंस को किया जाता है, इसमें अलहदा करने के लिए अगर हम हार्डवेयर वाइज देखें तो देयर आर लैचेस जो एक हिस्से के काम को दूसरे हिस्से के काम से अलहदा रखती हैं और इस तरह हर पोर्शन अपने अपने काम में फॉर द गिवन इनपुट पैरेलल में काम कर रहा होता है। तो अगर यहाँ से आप इसमें ये सेपरेशन के लिए हमने दिखाया था कि यू कैन यूज द लैचेस फॉर separating different stages, we call them stages, different stages of a pipeline. Yeah, they are called stages of the pipeline. The final stage की output की latch. So it's a latches which separate out. इस हिस्से में अपनी कोई हमने कहा जैसे जो भी हार्डवेयर या है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, मे बी मैंने आपको कोई गेट शेट ट्रांसिस्टर इस तरह की चीज़ें दिखाई जो इस काम को कर रहे हैं। इधर भी ये चीज़ें हैं इस काम को कर रहे हैं और ये सेपरेट इस बात पे है कि ये इनपुट आई यहाँ और ये फाइनली आउटपुट निकल रही पाइपलाइन से। तो इनपुट जब लैच होके इस हिस्से में काम कर रही है तो उस वक्त इस लैच ने नेक्स्ट फेज को प्रीवियस काम रिजल्ट हैंड ओवर कर दिया है तो वो इस पे काम कर रहा है और इस लैच ने इसके प्रीवियस स्टेज के काम को इधर हवाले कर दिया तो ये इस पे काम कर रहा है। तो ये एक आइसोलेशन रहती है कि प्रीवियस आउटपुट पर ये चीज काम कर रही है और अभी इस इनपुट पर ये काम कर रहा है और इसके आउटपुट्स इस हिस्से को इफेक्ट नहीं कर रहे। यानी अगर यहाँ पर अभी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इनपुट्स चेंज हो रही हैं तो ये लैच इसको सेपरेट रखेगी। तो हर पार्टीशन सेपरेट है और उसको जो लैच टाइम पे जो कुछ इनपुट दी जाती है वो उस पर काम कर रहा होता है। तो इस तरह ये हमारा पाइपलाइन है। इस तरह के हम अक्सर ये नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए अक्सर इसकी लेंथ को, पाइपलाइन की लेंथ को, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, ये इसको हम नंबर ऑफ स्टेजेस, मे बी नंबर ऑफ स्टेजेस के लिए हमने के का इस्तेमाल किया था। इट कैन बी एनी, हम जस्ट फॉर अपने हम भी जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमने ये कहा आप कोई भी इसका नाम, हम इसको लेट्स से दिस पाइपलाइन हैज के स्टेजेस। ओके, तो के स्टेज पाइपलाइन, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जो सिस्टम होता है और उसके अंदर सीपीयू है, सिस्टम सीपीयू, ये सीपीयू आपका होता है जो सिस्टम में। तो सीपीयू की हमेशा एक प्रोसेसर उसमें मौजूद होता है जिसके लिए क्लॉक, पूरे सिस्टम के लिए क्लॉक होती है, प्रोसेसर के लिए क्लॉक जनरेटर होता है जो क्लॉक अप्लाई करता है, हर चीज उससे सिंक्रोनाइज होती है। तो दिस इज द बेसिक क्लॉक ऑफ द सिस्टम क्लॉक, यस, क्लॉक फॉर सीपीयू। जब हम सिस्टम्स ले रहे होते हैं तो अक्सर इस क्लॉक का जिक्र होता है कि ये इस स्पीड पे काम करता है, इस क्लॉक रेट पे काम करता है।
तो इस क्लॉक को अगर हम देखें, ये इसका क्लॉक रेट है, क्लॉक रेट किसी भी चीज का, तो इस क्लॉक के अगर हम टाइम वाइज देखें, ये क्लॉक रेट है, फ्रीक्वेंसी टाइम देखें इसका, तो हम इसको टी ऑफ क्लॉक कह सकते हैं, क्लॉक का टाइम, एक क्लॉक कितना टाइम लेती है, या क्लॉक रेट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हम सीपीयू बेसिक सिस्टम के होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ये पाइपलाइन बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन चीज़ों को इक्वली डिवाइड करें टास्क को, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होगे तो आपका जो रेट ऑफ ये लैचिंग है वो स्लोस्ट स्टेज पर डिपेंड करेगा, यानी फिर आपके बाकी लोगों को वेट करना होगा और वो टाइम वेस्ट जाएगा। तो अमूमन हम इक्वली डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को, बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ओवरहेड ज्यादा है लैचेज और ये, और फिर आपको वो वेस्टफुल हो सकता है, और बहुत कम करेंगे तो आपको गेन कम मिलेगा। तो इस तरह एक दरमियाने नंबर के साथ इक्वली डिवाइड टास्क को करते हैं। जब इक्वली डिवाइड करते हैं तो कितनी देर में हर स्टेज अपना का डिले क्या है, हर स्टेज का डिले क्या है, उसके हिसाब से फिर ये जो क्लॉक एक साथ दी जाती है इन्हें यहाँ पर स्टेजेस को, स्टेजेस की जो क्लॉक है, ये स्टेजेस की पाइपलाइन के लिए क्लॉक, दिस इज नॉट द सिस्टम क्लॉक, इट डजंट हैव टू बी सिस्टम क्लॉक। पाइपलाइन का एक स्टेज हो सकता है 2 क्लॉक टाइम में सिस्टम क्लॉक में काम करता हो, या पाइपलाइन का एक हर स्टेज 3 क्लॉक्स में काम करता हो। तो इसका डिले कैन बी मल्टीपल टाइम्स, यानी ये टाइम हर स्टेज का जो है इट कैन बी मल्टीपल टाइम्स ऑफ दिस क्लॉक रेट, ये जो आपका है। तो इस तरह, क्योंकि हम जब डिजाइन कर रहे हैं तो हम जरूरी नहीं कि इसका साइज वही हो, तो इसका जो टी स्टेज होगा, टाइम फॉर इस स्टेज, दैट कैन बी मच बिगर देन सिस्टम क्लॉक। तो ये मैं बताता हूँ, यहाँ पर हम कहते हैं कोई भी इसका एक टी टाइम फॉर अ स्टेज of a time for a stage, pipeline stage can be multiple times, r times, r is just a number, r times time for a system clock, yeah, time for, और ऑफ कोर्स ये टाइम फॉर अ सिस्टम क्लॉक अगर किसी को क्लॉक रेट दिया हुआ है तो टाइम फॉर अ सिस्टम क्लॉक विल बी 1 ओवर क्लॉक रेट। ये अगर फर्ज कीजिए आपके पास क्लॉक रेट था और टाइम नहीं था, तो 1 ओवर क्लॉक रेट या क्लॉक फ्रीक्वेंसी, क्लॉक रेट से आप ये टाइम निकाल सकते हैं, ये वाला टाइम क्लॉक टाइम, और फिर जितने क्लॉक्स चाहिए तो उससे टी स्टेज निकल आता है। तो डिले फॉर ईच स्टेज भी आप क्लॉक से रिलेट करके कह सकते हैं कि ये है। ओके, तो ये के हो गए, ये इस पे इनपुट आ रही है, यहाँ आउटपुट है, ये इसके जरिए से ला, ये हमने लास्ट टाइम इस डिस्कशन को किया था कि किस तरह इम्प्लीमेंटेशन वाइज हार्डवेयर में फिजिकली इट शुड लुक लाइक, और कैसे क्लॉक्स और ये चीज़ों का ताल्लुक है। ओके, अब हम चाहते हैं इसको यूज करें इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइपलाइंस, जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन भी हो सकती हैं और अरिथमेटिक यूनिट की पाइपलाइन भी हो सकती है। ठीक, तो अब हम पाइपलाइन के स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस को डिस्कस करेंगे इन 4 सब हेडिंग्स में। पहले हम देखेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, और फिर उसकी स्पीड अप या टाइम क्या होता है आइडियल पाइपलाइन का। तो जब, जैसे मैंने बताया, जब कोई पाइपलाइन बनाते हैं तो उसके बारे में हम पहले ये देखते हैं कि हाउ वी कैन ब्रेक दिस टास्क इनटू डिफरेंट स्टेजेस। जैसे कार मैन्युफैक्चर के स्टेजेस जो नाइसली डिफरेंट फेजेस ऑफ वर्क को अलहदा कर सके और ऑलमोस्ट
सिमिलर ड्यूरेशन का टाइम उनको चाहिए हो, तो फिर वो पाइपलाइन डिजाइन होती है या बनती है। तो अगर हमने इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन बनानी तो पहले हमें देखना है कि इंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन आने से लेकर और एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट वापस जाने तक, उसमें क्या क्या टिपिकली फेजेस हैं जो पाइपलाइन स्टेज में हम ब्रेक करेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज जब इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है किसी भी सिस्टम में। कैन एनी वन ऑफ यू टेल कि इंस्ट्रक्शन के क्या क्या फेजेस होते हैं उस एनी सीपीयू एनी प्रोसेसिंग सिस्टम में? उसको करने के लिए मेन एक्टिविटीज क्या होती हैं जब इंस्ट्रक्शन आती है और फिर प्रोसेस होती है? बताइए, एनीबॉडी? ओके, देयर आर बेसिक मेन चीजें तो हैं जो मैंने आपको जब वॉन नॉर्मन मॉडल भी दिखाया था कि जब इंस्ट्रक्शन आती है तो एक फेज होता है इंस्ट्रक्शन को फेच करने का, फिर उस इंस्ट्रक्शन को सीयू जो है वो डिकोड करता है कि क्या काम करना है इस इंस्ट्रक्शन से। ओके, मैं यहाँ बताता हूँ कि मेमोरी में हमारे होता है। उसके बाद सर एएलयू से पास होके कैलकुलेट होके रिजल्ट शो करता है। सही, तो ये हमारी मेमोरी है। ये जो मैं बेसिक वॉन नॉर्मन मॉडल जो हमने इसीलिए लिया था कि सीक्वेंशियल में तो वही मॉडल है, उसी को हम हर जगह एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमारी मेमोरी है, और यहाँ हमारा जो हमने बताया था वॉन नॉर्मन मॉडल में बेसिक मॉडल सीक्वेंशियल मॉडल की भी बात हो रही है। इसमें यहाँ कंट्रोल यूनिट होता है, इधर ये एएलयू या प्रोसेसिंग एलिमेंट होता है। इसको एएलयू आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, बाद में हम इसको प्रोसेसिंग एलिमेंट भी कहेंगे, एएलयू। और ये हमारा वो था सीपीयू, ठीक है। और फिर इधर आईओ का हमने बनाया आईओ। तो मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस हमारी पढ़ी हैं और डाटा भी पढ़ा है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं और डाटा है, ठीक है, डाटा। तो ये इंस्ट्रक्शन, ये जो आपका सिस्टम है थ्रू दी, ऑफ कोर्स यहाँ बस भी है, ये फेच होके इधर आती है। यहाँ मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच होती है, और ये सीपीयू के अंदर एक पार्ट सीयू है, कंट्रोल यूनिट, ये फेच करता है। यहाँ मे बी यहाँ बफर भी है जिसमें वो फेच करके रख लेता है टाइम्स, या एनीवे इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन। देयर इज ए डिले, देयर इज एन एक्टिविटी कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एट ए गिवन लोकेशन पॉइंट करके फेच किया जाए। तो एक एक्टिविटी फेच की हो जाती है, इंस्ट्रक्शन फेच काम होता है। अच्छा, ये यहाँ आ जाता है। अब ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि इस इंस्ट्रक्शन के डिफरेंट पार्ट्स को देखे कि क्या काम है और किन ऑपरेंट्स पे वो काम करना है, ठीक। ये इंस्ट्रक्शन में अक्सर ये दो हिस्से होते हैं। एक ये होता है कि व्हाट इज द ऑपरेशन टू बी डन, ऑपरेशन क्या काम करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना वगैरह। और यहाँ ये होता है कि ऑपरेंट कहाँ से आने हैं, ऑपरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ये किधर कौन से हैं। अमूमन ये इंस्ट्रक्शन की बेसिक स्ट्रक्चर है, असेंबली लैंग्वेज है किसी में आपने देखा होगा। अच्छा, तो ये सीयू पहले देखता है क्या ऑपरेशन करना है, ये डिकोड कर रहा है। अब इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग हो रही है, वो देख रहा है क्या ऑपरेशन करना है और ऑपरेंट की इंफॉर्मेशन क्या है जो मैंने इसको देनी है कि ये फेच करें। तो क्या ऑपरेशन करना है, ये डिकोडिंग है, ये इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग हो रही है कि व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन ऑल अबाउट, इसको डिकोडिंग कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन डिकोड का काम यहाँ हो रहा है। इंस्ट्रक्शन डिकोड करने के बाद ये फिर कहेगा ओके, इंस्ट्रक्शन डिकोड करके पता चला मुझे ये ऑपरेंट चाहिए, तो फिर वो ऑपरेंट यहाँ फेच किए जाएंगे। ये जो लेट्स से एएलयू में वो ऑपरेंट फेच के होंगे, तो ये ऑपरेंट फेच का काम किया जाएगा, इसको कहते हैं ऑपरेंट फेच। वो यहाँ एएलयू में आ गए। अब जब इसने इधर से बताया ये डिकोड करके कि ओके डू दिस जॉब, ऐड करो, उधर से ऑपरेंट फेच होने से वो चीजें आ गई। तो डिकोड होके ये पता चला, इसने कहा डू दिस जॉब, इसने वो काम कर लिया, ये रिजल्ट आ गया यार रजिस्टर में। सपोज ऐड किया दो चीजों को, ये रिजल्ट आ गया। अब ये कहेगा कि ओके ये एग्जीक्यूशन था, जब इसने कहा ना ऐड और ये काम हो गया, एएलयू ने वो काम किया, तो ये हो गया एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन फेज, एग्जीक्यूटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंट फेच किए,
फिर एग्जीक्यूट हुआ। अब ये रिजल्ट जो है इट मे बी स्टोर्ड बैक टू द मेमोरी, कि ये रिजल्ट है इसको, तो ये होगा मैनी अ टाइम्स, आप समटाइम्स यू मे और मे नॉट, लेकिन मैनी अ टाइम्स यू विल स्टोर द रिजल्ट बैक, तो इसको आप कहते हो राइट बैक और समथिंग। ये रिजल्ट को मेमोरी में आप वापस लिख रहे हो, ठीक है, यू आर राइटिंग बैक द रिजल्ट। तो ये हमारे किसी भी सीक्वेंशियल स्टैंडर्ड सिस्टम में, अगर टिपिकली सम पीपल ब्रेक इट इन 4 पार्ट्स, कोई 3, कोई 5, तो एक बड़ा नॉर्मल पॉपुलर वे ऑफ ब्रेकिंग दिस एक्टिविटी इनटू थिंग्स इज दिस 5: इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक, रिजल्ट राइट बैक। अब वही बात, जैसे कार असेंबली लाइन थी, जब ये सीक्वेंशियल प्रोसेसर पाइपलाइन नहीं था तो ये एक इंस्ट्रक्शन फेच होती थी, बारी बारी ये सारे काम होके रिजल्ट वापस तक लिखने तक ये सब मिलके कर रहे होते थे। कोई अगर वेट कर रहा है तो वो कर लेगा, कोई साइमल्टेनियसली चीजें चल रही हैं तो चल रही हैं, एक दूसरे को आइसोलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, और वो पूरा काम कंप्लीट हो जाता था। जैसे एक कार कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन ये फेच करता था, और फिर ये पूरा काम जीरो से उस वक्त स्टार्ट होता था जब पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती थी। उसमें क्या होता कि आप बेसिकली ये सारे काम जिसमें मैंने अभी यहाँ लिस्ट किए हैं, ये पहले एक इंस्ट्रक्शन पर ये सारे काम आप करते थे जो अभी मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड। इसको मैं शुरू से ही इसको बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं हम, ताकि बाद में कंपैरिजन भी कर सकें। ओके, मैं इसको ओके तो पहले मैं फॉर द पर्पज ऑफ पाइपलाइन ही यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, और फिर उसी को हम विदाउट पाइपलाइन भी देख लेंगे। हमने कहा ये हमारे स्टेजेस हैं, तो अब हमें अगर कोई काम करना है तो हम पहले ये उसके फेजेस यहाँ बना रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन के। ये इंस्ट्रक्शन इनपुट पे आप क्या है, ये हम और जगह छोड़ लेते हैं। ये जगह बेहतर है। ओके, ये हम इंस्ट्रक्शन के पेज बनाना चाहते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन शुरू हुई, पहला स्टेज उसका फेच का है, ये हम कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन फेच। फैचिंग के लिए एक स्टेज है जो फैचिंग से रिलेटेड एक्टिविटी में टाइम खर्च करेगा, मेमोरी को एड्रेस भेजेगा, नेक्स्ट एड्रेस, और वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा और इधर अपने बफर में या उस रजिस्टर में लाएगा। दूसरा केस, दूसरा पार्ट या दूसरा स्टेज, फैच होने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा कि व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन अबाउट, डिकोडिंग लॉजिक इस पर ऑपरेट करेगी। और फिर नेक्स्ट उसमें ऑपरेंड को फैच करेगा, डिकोड करके पता चला आई नीड 2 ऑपरेंड्स फॉर एडिशन, जो मेमोरी से लेने हैं एट दीज लोकेशन, तो ऑपरेंड फैच का काम करेगा। फिर ये कहेगा ओके एग्जीक्यूट, ऑपरेंड आ गए, इंस्ट्रक्शन का पता चल गया डिकोडर से, तो अब ALU को कहा एग्जीक्यूट दिस ऐड ऑपरेशन इन ऑन द फेच्ड ऑपरेंड, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब रिजल्ट आपका बन गया, आपने कहा ऑलराइट आई हैव द रिजल्ट कंप्लीटेड, आई शुड मे बी राइट बैक द रिजल्ट, राइट बैक। इस तरह ये एक इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो गई। इसके ये फेजेस हैं। अच्छा, ओवरलैप तरीके से, जैसे असेंबली लाइन थी, उसमें हम क्या करेंगे, असेंबली लाइन वाला तरीका या पाइपलाइन वाला तरीका, वो ये कहता है कि आपकी अगर ये इंस्ट्रक्शन पहली थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1,
इंस्ट्रक्शन नंबर 1 आपकी है, इंस्ट्रक्शन 1, ठीक है। ये इस तरह इन फेजेस से गुजर के जाती है। इसको हम पहचानने के लिए कि ये फैच और डिकोड और ऑपरेंड अक्सर इस इंस्ट्रक्शन 1 के हैं, मे भी हम इसके साथ यहाँ 1 डाल देते हैं। इंस्ट्रक्शन फैच फॉर 1, इंस्ट्रक्शन 1, डिकोड फॉर इंस्ट्रक्शन 1, ऑपरेंड फॉर इंस्ट्रक्शन 1, एग्जीक्यूट फॉर इंस्ट्रक्शन 1 एंड ये हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये 5 फेजेस हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पाइप जब नॉन पाइप लाइन होगा तो वो तो ये करेगा, ये पूरा काम जब मुकम्मल हो जाएगा, उसको मैं अब ऊपर बना रहा हूं, जिसको मैं पहले बना रहा हूं, वो यहां से लेकर और यहां तक का ये काम पहले करेगा एक इंस्ट्रक्शन के लिए, और फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेगा, ये पूरा, ये इंस्ट्रक्शन 2, और फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेगा, ये इंस्ट्रक्शन 3। तो उसने इंस्ट्रक्शन 1 पहले पूरी ये चलानी है, उसके तमाम काम इंस्ट्रक्शन 1, ये फिर उसने ये पूरी इंस्ट्रक्शन 2 यहां से स्टार्ट लेके इंस्ट्रक्शन 2, और ये इंस्ट्रक्शन 2 रन करेगा, इंस्ट्रक्शन 2 जो आप स्टैंडर्ड सिक्वेंशियल वॉन नॉर्मन में करते हैं वो ये है, और फिर यहां से शुरू करेगा, इंस्ट्रक्शन 3 स्टार्ट होगी और ये टाइम इंस्ट्रक्शन 3 का होगा, ठीक, ओके। ये जो पाइपलाइन ओवरलैप वाला है, ये कहेगा कि मेरी इंस्ट्रक्शन 1 फैच हुई, उसके बाद वो डिकोड वाले ब्लॉक में चली गई, यहाँ वो आइसोलेशन हमने की हुई है उसके जरिए से, लैच के जरिए से। अब ये वाला मामला अलहदा हो रहा है डिकोडिंग का, तो हमारे पास ये खाली पड़ा है, अब ये इस्तेमाल इसकी जरूरत नहीं रही, तो व्हाई नॉट ब्रिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट डूइंग दिस जॉब। तो अब वो कहता है ओके, मैं इंस्ट्रक्शन 2 जो है उसका मैं सारे कामों के खत्म होने का क्यों इंतजार करूं, इंस्ट्रक्शन 2 में जैसे ही पहले इंस्ट्रक्शन का फैच खत्म हुआ है, मैं इंस्ट्रक्शन 2 का मामला स्टार्ट कर दूं, ये इंस्ट्रक्शन 2 का मैं फैच शुरू कर दूं, इंस्ट्रक्शन फैच फॉर 2 कर लेता हूं, और इसी तरह ये क्योंकि ये मामला आगे, ये जब इंस्ट्रक्शन डिकोड से ऑपरेंड फैच में जाएगी, तो अब डिकोडिंग की जो स्पेस है और हार्डवेयर है और जो एरिया है वो खाली हो गया, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन अब डिकोड पे जा सकती है, जस्ट लाइक असेंबली लाइन। तो अब ये अब डिकोड इंस्ट्रक्शन डिकोड करेगा ऑफ 2, और इसी तरह ये ऑपरेंड फैच ऑफ 2, वही 5 सीक्वेंस विद ओवरलैप हमारे चल रहे हैं, ऑपरेंड फैच फॉर 2, और फिर उसके आगे एग्जीक्यूट फॉर 2, और उसके आगे राइट बैक फॉर 2, रिजल्ट राइट बैक, ओके। ये से ओवरलैप से फायदा हुआ है, पहले इंस्ट्रक्शन डिकोड पे आई तो ये फैच पे शुरू हो गई, ये जब उससे अगले पे गई, अब ये हिस्सा खाली था तो ये डिकोड पे आ गई, ये एग्जीक्यूट पे चली गई तो ये फैच एक स्टेप पीछे, उसके जो चीजें खाली होती जा रही हैं, जैसे उसमें कार थी, इधर प्रोग्रेस कर रही थी, दूसरी कार भी प्रोग्रेस करी, इसी तरह दूसरी इंस्ट्रक्शन पर। इस केस में एंड तक पहले इंस्ट्रक्शन के लिए सारा कुछ बुक रहा, कोई काम शुरू नहीं हुआ, जब वो खत्म हुई तब इंस्ट्रक्शन 2 शुरू हुई। इस केस में ओनली एक स्टेज से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गुजरी और दूसरी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, ओवरलैप। इसी तरह फिर आप इंस्ट्रक्शन 3 का कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन 3 और जितनी भी इंस्ट्रक्शन है 3 का मतलब है आप यहां से स्टार्ट करोगे, ये चीज, ये इंस्ट्रक्शन फैच ऑफ 3 शुरू होगा, और इसी तरह ये सारे मामलात उसमें आप डालोगे 2 3 1 2 3 4 और ये 5, ये वाला स्टेज, ये आप यहाँ लिख सकते हो। अब ये राइट बैक ऑफ 3 यहाँ आ रहा है आखिरी, ओके। इस तरह ये सारे आप यू कैन राइट दैम। इस तरह अगर हमारे पास सपोज n इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन n, एक n इंस्ट्रक्शन थी, तो इसके बाद यहाँ गैप है, ये डॉटेड आप यहाँ समझ लो, बहुत सारी 2 3 4 5 6 7
n में भी 100,000 जो भी है वो रन हो रही है। तो आखिरी इंस्ट्रक्शन हमारी इसमें विद, जैसे हर दफा ये एक स्टेप आगे बाहर जा रही थी, मे बी वो कहीं यहाँ कहीं एक स्टेप आगे निकले, राइट बैक ऑफ nth इंस्ट्रक्शन, जो भी उससे पीछे थे, ठीक। अच्छा, ये हमारा पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप ये बताइए मुझे कि टाइम, क्या हमें को टाइम वाइज फायदा हुआ, कोई स्पीड अप मिलेगा इस तरह करने से या नहीं? लॉजिकली तो नजर आ रहा है, लेकिन उसको अब हम मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या होगा बताओ, अगर ये n इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं और एक तरीका है विदाउट पाइपलाइन, ये विदाउट पाइपलाइन था, विदाउट पाइपलाइन, अगर आप पाइपलाइन के बगैर कर रहे थे तो वो ये था विदाउट पाइप, और ये है, ये सारा जो था पूरा ये है विद पाइप के लिए ये तरीका है। तो दोनों टाइम के प्रोसेसिंग टाइम में हमें फिजिकली नजर आ रहा है, इसमें ये पूरा, फिर ये पूरा, फिर ये पूरा, और इसमें ओवरलैप, और ये बहुत निस्बतन पहले खत्म होगा। फर्ज करो इसकी तीसरी इंस्ट्रक्शन यहां खत्म हो गई और उसकी तीसरी इंस्ट्रक्शन ये इंस्ट्रक्शन 3 यहां होगी, हो सकता है कि उसकी अभी इंस्ट्रक्शन 2 का भी आधा नहीं हुआ है, इंस्ट्रक्शन 2 के थर्ड उस पर है, तो 3 जो है उसके बहुत आगे थी और ये यहाँ फिनिश होगी, ठीक। तो इसमें ओवरलैप वाला ये है कि ये इस स्टेज पे आप देखो इसकी एग्जीक्यूशन, इसका फैच और इसका इंस्ट्रक्शन डिकोड 3, इसका डिकोड, ये ओवरलैपिंग हो रही है, यानी एक वक्त में 3 किस्म के रिसोर्सेज पैरेलल में इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसी तरह यहाँ भी 3 तरह के, यहाँ 2 तरह के, क्योंकि अभी यहाँ नीचे के बने हुए नहीं है, वरना यहाँ ये बढ़ता जाएगा। जब पाइपलाइन शुरू में जरा सा फिल होने में वेस्ट होता है, लेकिन जब फिल हो जाए तो ऑल जितने भी स्टेजेस हैं वो सारे फिल हुए हुए होते हैं, यानी कुछ देर बाद आपके ये जो 5 फेजेस हैं वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे होंगे। ये स्टेज मुस्तकिल पे चलेगा, जब एक दफे फिल हो जाए, ये फिलिंग ऑफ पाइपलाइन हो रही है शुरू में, जब ये फिल हो जाएगी तो फिर थ्रू आउट ये ओवरलैप का सब फेजेस ओवरलैप से चलेंगे। तो एक फिल होने के वक्त टाइम थोड़ा सा होता है कि पहली स्ट्रक्चर जो थी जब वो इधर चल रही थी तो ये खाली थे, फिर वो यहाँ आई, अभी भी ये वाले खाली है, फिर यहाँ ये पहुंच गई, अब अगली इंस्ट्रक्शन शुरू होने से कुछ ओवरलैप शुरू हुआ। तो इनिशियल ये फिलिंग का होता है, जब सारी इंस्ट्रक्शंस रन हो जाए एंड में ये एम्प्टिंग का, ये फ्लशिंग ऑफ पाइपलाइन कहलाती है, उसमें भी थोड़ा इसी का तरह का टाइम वेस्ट होता है। मगर प्रैक्टिकली जब फिल हो जाए एक दफा तो ये फिर थ्रू आउट फुल रहती है तमाम स्टेज। ओके, तो अब आप बताइए कि इन दो के टाइम में या स्पीड अप क्या होगा, बताइए, व्हाट विल बी द स्पीड अप। ये के हम इसको 5 है, चलो के इज 5 इन दिस केस, नंबर ऑफ स्टेजेस जो है इसमें विद पाइपलाइन में के इज 5, नंबर ऑफ स्टेजेस इज 5, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज n, यहाँ पे के इज 5। ओके, तो बताएं स्पीड अप क्या होगा, एनीबॉडी? नो, स्पीड अप का नहीं। सर ओके, स्पीड अप का भी अंदाजा नहीं हो रहा कि स्पीड अप मतलब Okay. किस रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा स्पीड अप? किसी भी चीज के लिए, स्पीड अप का होगा कि यार विदाउट पाइपलाइन हमें कितना टाइम लगता n इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में, और विद पाइपलाइन हमें कितना टाइम लगा, इनका जो रेशो होगा टाइम का, 2 काम करने हैं आपने, स्पीड अप देखना है। तो आपने कहा एक तरीका ये है, इसमें ये टाइम लगता है, दूसरा तरीका ये टाइम लगता है, इनके रेशो से देख लो कि ये कौन सा, हाउ मैनी टाइम्स फास्टर है, किसमें टाइम डबल लगा है तो जाहिर है वो उतना स्लो है, 3 टाइम्स लगा है तो इट इज स्लोअर बाय ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। तो इसको देखने के लिए हमें सिंपल स्पीड अप, अगर हमें देखना है स्पीड अप पाइपलाइन के होने से, स्पीड अप विद पाइपलाइन हमें देखना है,
मैं यहाँ पहले नीचे लिखता हूँ, मगर उससे पहले हमने कुछ और चीजें कैलकुलेट करेंगे। ओके, स्पीड अप हमें देखना था, एम ये है, स्पीड अप बाय पाइपलाइन, हाउ मैनी टाइम्स फास्टर इट विल गिव यू द रिजल्ट। ठीक, स्पीड अप, किसी भी चीजों के स्पीड अप को देखने का ये स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए। ओके, पाइपलाइन स्पीड अप कह लो, चलो पाइपलाइन का स्पीड अप क्या है, पाइपलाइन स्पीड अप, पाइपलाइन स्पीड अप क्या है, ऑर्डर ऑफ। इसको कैलकुलेट अगर हमें करना है तो हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि हमें ये दो चीजें फाइंड करें हम। एक हम कहें कि टाइम टी में टाइम विदाउट, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, विदाउट के लिए डब्ल्यू, विदाउट पाइप, कि विदाउट पाइपलाइन टाइम क्या लगता है, लगेगा उसी काम को, एक ही काम है, एन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। ऑलराइट, ओके, तो इस काम को करने के लिए टाइम विदाउट पाइप कितना लगना था, और टाइम इसी काम के लिए टाइम विथ, ये विदाउट को हम WO से लिखना था, ओके लिख लेते हैं, ओके, ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक की, ये है विदाउट पाइप का टाइम क्या है, क्योंकि वो टाइम ज्यादा होगा इसलिए हमने उसको ऊपर लिखा। आप किसी भी उससे लिखो, अपने स्पीड अप है तो हम रेशो में जो ज्यादा टाइम वाली चीज उसको ऊपर लिख रहे हैं, अदरवाइज आप अदरवाइज भी लिख सकते। विद पाइप, ये दो टाइम हमें अगर पता हो और हम इनको सेम फॉर डूइंग द सेम जॉब, एन इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो इस ये रेशो पता हो तो दैट इज स्पीड अप। किसी भी चीज का स्पीड अप ऐसे होना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीका। अब सवाल ये है कि ये क्या है, इस एन इंस्ट्रक्शन के लिए ये के स्टेज पाइपलाइन है, के स्टेज पाइपलाइन है। इसको अगर आप इन एन इंस्ट्रक्शन को इस मेथड से आप करें और इस मेथड से करें तो इनके टाइम हमें चाहिए। तो ये टाइम हम पहले टाइम कहते हैं, व्हाट इज द टाइम, ये न्यूमरेटर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द टाइम विदाउट पाइप। एक ये हमें पता हो, जो न्यूमरेटर में हमने वैल्यू डालनी है इसको बताइए, और दूसरा व्हाट इज द टाइम विथ पाइप, विथ पाइपलाइन। ठीक, ये दो टाइम हमें पता हो, इसकी वैल्यू हम वहां डाल देंगे, हमें स्पीड अप पता चल जाएगा। तो चलिए ये बताइए, पहले बताइए टाइम विदाउट पाइप क्या होगा, बताए, एनीबॉडी फ्रॉम यू। ओके, टाइम विदाउट पाइप का मतलब हुआ कि अगर हमें के स्टेज के काम करने हैं, के स्टेज पे काम करने हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन जो के स्टेप डिले, के स्टेज डिले, के मैं स्टेप्स, के स्टेप्स हर स्टेज का डिले से वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर आपने के स्टेज का डिले लिया, के स्टेज डिले, के स्टेज डिले, फिर यहां पर फिर के स्टेज का डिले, ठीक है ना, फिर यहां के स्टेज का डिले। और अगर आपकी n इंस्ट्रक्शंस हैं तो आप n टाइम्स के डिलेज आपके इन्वॉल्व होंगे, के n टाइम्स के डिलेज ऑफ हर एक टी स्टेज।
यानी ऑफ स्टेज डिले, सो मैनी स्टेज डिलेज। अगर एक स्टेज को डिले को हम टी स्टेज कहें, जो हमने कहा है पहले भी, तो n इंटू के टाइम्स दैट होगा। एक काम के लिए k स्टेप्स और n कामों के लिए n इंटू के, क्योंकि वो बारी बारी होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये विद पाइप, ये कैसे कैलकुलेट करें, इसमें कितना टाइम लगेगा? एनी गेस और एनी रीजनिंग? इसमें जो हमारी पहली इंस्ट्रक्शन, इसको इंटरप्रेट करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सिंपलेस्ट ये है कि पहली इंस्ट्रक्शन को टाइम तो उसी तरह के स्टेप्स ही लग रहा है। पहली इंस्ट्रक्शन यहां से आई और इसने उसी तरह के स्टेप्स लिए, तो ये के स्टेप्स के बाद ही बाहर निकलेगी, लाइक दिस वन। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वाइज इसने उतना ही डिले किया, लेकिन दूसरी इंस्ट्रक्शन यहां पर तो अब स्टार्ट हुई थी, तो पूरा इसने साइकिल लिया। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्योंकि ओवरलैप में शुरू हो गई थी, तो उसको इसके बाद सिर्फ एक स्टेज का डिले निकला और ये खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। तो पहले इंस्ट्रक्शन ने तो के स्टेज डिले लिया, के स्टेज डिले, के स्टेज डिले, ठीक है, के स्टेप्स, के स्टेज डिले। अच्छा, लेकिन दूसरी इंस्ट्रक्शन को खाली उसके बाद एक स्टेज डिले, एक स्टेज डिले के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। तीसरी इंस्ट्रक्शन फिर एक स्टेज डिले के बाद वन स्टेज डिले, चौथी इंस्ट्रक्शन, ये सब एक एक स्टेज डिले। तो बाकी तमाम इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन केस में वन स्टेज डिले के बाद अपीयर होती रहेंगी, हत्ता के जो ये प्रोसेस n इंस्ट्रक्शंस तक जारी रहेगा, कि बाकी सारी एक एक स्टेज के डिले के बाद आ रही हैं, पहली इंस्ट्रक्शन के डिले, के स्टेज डिले के बाद पूरी हुई है। तो इसमें के स्टेप लगे और इसमें हर एक में वन वन स्टेप लगा, तो टोटल स्टेप्स कितने हुए? इसके लिए के, ये के हो गया, और इन तमाम, वो पहली इंस्ट्रक्शन थी, ये तमाम इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी है? n-1। इन n-1 इंस्ट्रक्शन को हर एक को वन स्टेप डिले चाहिए था, इंटू वन इंटू n-1, हर एक को वन 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 ऐड करते गए n-1, मगर पहले को k। तो टोटल स्टेप्स क्या चाहिए? k फॉर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन and n-1 for all the remaining instructions, n-1 for और of course time wise हम इसको, they are the so many steps और so many stage delays, तो इसको एक स्टेज डिले जो है t स्टेज से, इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे t स्टेज। ओके, कैन यू सी नाउ इन दो बातों में? यस सर। तो अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें अगर रफली हम देखें, रफली, तो ये n मल्टीप्लाइड बाई के है और ये n प्लस के है, ये अगर -1 को इग्नोर करें तो आप जी सर देखेंगे कि अमूमन के तो स्मॉल टाइम डिले, के तो स्मॉल विदाउट पाइपलाइन बहुत ज्यादा है। हाँ, के तो स्मॉल होता है 5 या कुछ, लेकिन n जो होता है वो बड़ी लार्ज होता है, मे बी 1000 इंस्ट्रक्शन। तो ये से 5 into 1000 5000, और ये 1000 प्लस 5, तो ये अबाउट 1000। तो सो मैनी टाइम्स आपको बेनिफिट मिला। तो अब मैं इन्हीं दोनों चीजों को जो मैंने यहां निकाली है यहां लिख देते हैं हम, कि ये वाली चीज इधर लिख देंगे ये, और इस चीज को हम इधर लिख देंगे, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं दोनों को, तो ये बन जाएगा हमारा। इसमें ये कैंसिल हो जाए, जब यहाँ आप लिखेंगे तो ये टी स्टेज, अब आप इस तरह लिख दिया आपने, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया और ये रह गया, ये क्योंकि दोनों में था कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब ये रह गया एन के डिवाइड बाय के प्लस n-1। इसको ये एब्सोल्यूट टर्म्स में, स्पेशली जब अगर n स्मॉल है तो ये मैटर भी करेगा कि आपको इसी तरह लिखें, लेकिन अक्सर प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन में n, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन n is usually much larger than k,
ओके, तो उससे क्या होगा, अगर n इज मच मच लार्जर देन k, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, इसमें फर्क पड़ेगा कि अगर n इज मच लार्जर देन k, तो k कैन बी निग्लेक्टेड अगेंस्ट n, यानी दिस कैन बी कंसिडर्ड ओके क्रॉस नेग्लेक्टेड, तो आपका फिर n रह जाएगा -1, तो k -1 तो उससे और भी छोटा है, तो ये चीज विल simplify to n. If n is much greater than that, this denominator वाला part, if then ये वाली चीज जो है k plus n minus 1 वाली चीज जो है ये डिनोमिनेटर में हमारी, this will tend to, this is much larger, ये it is much smaller, ये किस्म का neglect कर दिया, it will tend to n. और उसके बाद उसका क्या नतीजा होगा कि आपका जो स्पीड अप है, स्पीड अप विल बिकम, अब इस सूरत हाल में ऊपर n के रहा ऐसे ही, वो क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम वहां तो निगलेक्ट नहीं कर सकते, और नीचे ये हो गया n हो गया, तो स्पीड अप विल बी अप्रोक्सीमेटली, ये हमने कहा जो अप्रोक्सीमेशन, तो ये n और n कैंसिल हो गए, तो इट्स k, अप्रोक्सीमेटली k, जो k है ये इसके क्या था, व्हाट वाज k? k वर द स्टेजेस ऑफ पाइपलाइन, दिस इज द बेस्ट अ पाइपलाइन कैन डू। आप देख रहे हो कि कोई भी पाइपलाइन, ये हमने अभी आइडियल पाइपलाइन ली है। आइडियल क्यों मैंने यहां वर्ड आइडियल डाला, कि हमने कहा कि अगर पाइपलाइन ये है, इनके तमाम स्टेजेस की डिवीजन हमने इक्वल की है, कोई वेस्टेज नहीं हुआ, और इनके रन होने में कोई डिपेंडेंसी वगैरह के इशू नहीं आए, और पाइपलाइन के कुछ और इशू होते हैं, डिपेंडेंसी के होते हैं, और इसके वो ब्रांच अगर ले ले तो उसके होते हैं। अगर हम कहते हैं कोई मसला नहीं आया, बिल्कुल एक के बाद एक आते गया और वो ओवरलैप रहा, फिर उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है वो के है, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए पाइपलाइन। ओके, गुड इनफ, पीपल सेड कि ठीक है, जिस टाइम में ये ग्रो होना शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि यार कोई चीज अगर 5 स्टेज का बनाया तो 5 टाइम्स हो गई, 10 स्टेज का बनाया तो 10 स्टेज हो गई, तो दे वर स्टिल हैप्पी। भाई आप क्लॉक स्पीड वो 18 मंथ्स में करते थे मूर्स लॉ से डबल, तो आपने कहा ओके 4 टाइम्स 5 टाइम्स हमने एक टेक्निक से कर लिया मामला, तो गुड, पीपल वर वेरी हैप्पी, मतलब इट वाज एंड स्टिल, अच्छा ये अभी भी इस्तेमाल में है, और बड़े मेथड्स के साथ भी इंटीग्रेट होकर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दैट हैपन, ये इसका स्पीड अप का है। तो आइडियल विद नो वेस्टेजेस जो हम मुमकिन है, आइडियल टाइम और स्पीड अप और उसकी ये लिमिट के हमने देख ली, नंबर ऑफ स्टेजेस। ओके, यू आर ऑलराइट विद इट? जी सर। अच्छा, हमने अभी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन देखी और आइडियल पाइपलाइन के कैलकुलेशंस कर ली। अब हम चाहते हैं कि हम, चलो एक और चीज थी कि अरिथमेटिक यूनिट में भी, अभी इंस्ट्रक्शन की पाइपलाइन दी है, अरिथमेटिक यूनिट जैसे आपका जो ALU है, ये हमने इंस्ट्रक्शन के लिए किया, ये आप कैन यू सी दैट, हमने ये किया, ये जो इंस्ट्रक्शन के स्टेप्स थे उनको ब्रेक करके, अब जब ये यहाँ एग्जीक्यूशन होती है, जो एग्जीक्यूट पार्ट है जो ALU करता है, इवन इस ALU के काम को कई दफा आपको पाइप मल्टीपल स्टेजेस में ब्रेक करने की या पाइपलाइनिंग की जरूरत पड़ सकती है। कब? अमूमन जो इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होते हैं, दे आर वेरी फास्ट, और वो एक क्लॉक या स्टेज डिले में आसानी से हो जाते हैं, तो हमें उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे अब फ्लोटिंग पॉइंट के एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है, दे इन्वॉल्व क्वाइट अ फ्यू स्टेप्स, और वो सिंगल क्लॉक टाइम में नहीं होते। तो अगर आप अब यहाँ पर इसको चला रहे थे और ये ई जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, तो मैंने जैसे आपको कहा कि पाइपलाइन की परफॉर्मेंस वर्स्ट केस ऑफ स्टेज डिले पे डिपेंड करती है। अगर ये खाली ई बड़ा हो जाए तो सारों को आपको बड़ा करना पड़ेगा या वहां पर वेट कराना पड़ेगा। तो कई दफा ये ई ऐसा है एग्जीक्यूशन का काम
जो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, फिर हम उसको भी पाइपलाइन करते हैं। जैसे मैंने कहा फ्लोटिंग पॉइंट का ज्यादा टाइम लेता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। तो लोगों ने पहले फ्लोटिंग पॉइंट के लिए को प्रोसेसर लगाए ओल्डर टाइम में, कि बाहर आप एज ए एक्सेलरेटर उसको भेजें और वो आपको जवाब दे और आप उसको इस्तेमाल करें, जैसे आजकल हम जीपीयू वगैरह को कर रहे हैं। तो इस तरह का को प्रोसेसर, और फिर इसी तरह आप स्पेशलाइज यूनिट से ये काम करवाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा कि ओके हम ये कर लेते हैं, एक्स्ट्रा को प्रोसेसर लगाने के लिए हम इंटरनली इसको भी पाइपलाइन करके स्पीड अप कर लें। तो इसका मतलब अरिथमेटिक यूनिट या एएलयू को पाइपलाइन के जरिए से स्पीड अप कर रहे हैं इन सम सिचुएशन। तो जैसे मैंने बताया उसकी सिचुएशन ये वाली हो सकती है हमारी, ये हम इसमें अरिथमेटिक यूनिट पाइपलाइन। फ्लोटिंग पॉइंट कैन बी ए सिचुएशन जहां हमें जरूरत हो, इसको हम पहले एक टिपिकल कोई, हमें इस वक्त ये नहीं है कि हाउ डू यू डिजाइन दिस, लेकिन एक जो नॉर्मल टिपिकल हम सोचते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट में क्या क्या एक्टिविटीज हैं in which this arithmetic unit work can be divided and it involves delays। तो वो हम यहाँ पे एक टेंटेटिव बना रहे हैं कि एक चीज उसको चाहिए जो सबसे पहले उसके पास दो इनपुट्स आएंगी, उसका वो करता है कंपेयर करता है एक्सपोनेंट्स को, कंपेयर करेगा, कंपेयर एक्सपोनेंट, पहले कंपेयर एक्सपोनेंट्स जो उसकी पावर्स होती हैं एक एक अलग अलग उसकी, कंपेयर एक्सपोनेंट। ये एक एक्टिविटी है जो आपको चाहिए इसमें और डिले कॉज करती है एक्सपोनेंट। उनके आपने एक्सपोनेंट पावर्स को, दो ऑपरेंड थे उनके पावर्स को कंपेयर किया, फिर उनको पावर को कंपेयर करके उनको एक ही लेवल की ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए पावर्स एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर आपने उनकी पावर्स को एक जैसा किया, which means you are actually trying to bring their decimal point to the same location। इसको कहते हैं aligning of Mantissa। Don't worry too much of these terms, आप इस, मैं एग्जाम्पल में ऊपर चीजें लिखूंगा तो उसको आपको पता चल जाएगा। लेकिन एनीवे ये फंक्शन है टिपिकली जो इसमें आपको नजर आते हैं, अलाइनिंग ऑफ Mantissa इसको कहते हैं। Mantissa जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके डेसिमल पॉइंट को हम अलाइन कर रहे हैं, अलाइनिंग ऑफ Mantissa। ओके, अलाइनिंग ऑफ Mantissa। ओके, एंड वो अलाइन हो गए तो उसके बाद आपने, अब जो अलाइन हो जाए डेसिमल एक लोकेशन पर आ जाए, तब आप Mantissa को ऐड कर सकते हो। अब जबकि डेसिमल पॉइंट एक जगह आ गए तो हम ये कह सकते हैं प्रोसेसिंग या ऐड, हम ऐड के लिए बना रहे हैं, चलो ऐड और सब्ट्रैक्ट, मे बी ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उसका है एक्शन आएगा ऑफ Mantissa। ओके, अब रिजल्ट बन गया। अब रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए IEEE या किसी ने कहा है कि भाई मैं रिजल्ट चाहता हूं कि आपका डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट पर एक ही डिजिट हो और उसके बाद डेसिमल पॉइंट हो, तो इस तरह रिजल्ट को शो करो। इसको कहते हैं नॉर्मलाइजिंग ऑफ Mantissa। ये यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस थिंग समवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम जहाँ भी नंबर IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट है, ये आपको किसी जगह जरूर एक्सपोज होना चाहिए। तो चले यहाँ पर हो गए नॉर्मलाइज Mantissa को नॉर्मलाइज कर ले फाइनल। इसको इन वर्ड्स को जरा ज्यादा समझने के लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल्स आपको, वो दैट यू विल नो मैथमेटिकली, हम नेचुरली यही करते हैं कि अगर आपको फर्ज करें ये दो नंबर मिल गया, आपको कहा जी ये 2.52 है और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम लिख रहे हैं इनटू 10⁻3, एक ये नंबर है और एक आपके कहते हैं ओके 325 325.2 इंटू 10⁵। इन दो नंबरों को ऐड करो, ये आपके जिम्मे टास्क था, ऐड दीज टू, दिस प्लस दिस करना है आपने।
तो इसमें अब ये यहाँ पर ये क्या हम पहले कंपेयर एक्सपोनेंट, आपने इनके एक्सपोनेंट पोर्शन एक्सट्रैक्ट किए कि वो क्या है, वो ये है, इन्हें कंपेयर किया और देखा कि दे आर नॉट सेम। ऐड करने, इन नंबरों को ऐड करने के लिए दे हैव टू बी सेम, तो कंपेयर किया और फिर उनको सेम कर किया ताकि डेसिमल, ये एक्सपोनेंट एक जगह होंगे तो एडिशन का काम हो सकेगा। अब ये इनको सेम किया, कंपेयर करने के बाद सेम किया। सेम करेंगे तो क्या होगा, लेट्स से हम ये कर लेते हैं कि ये 5 है, इसको भी कहते हैं कि हम 5 करेंगे। अगर इसको भी 5 करना है तो जाहिर है इसकी यहाँ पर 5 करने के लिए यहाँ 10⁻² आप बढ़ा रहे हो तो इधर 2 प्लेसेस लेफ्ट पे चल जाना होगा, तो आप ये हो जाएगा 0.0252। ये हम प्योर मैथमेटिकल बात कर रहे हैं, जो आप इसमें इंट्यूटिवली ये काम करते हो। 10⁻5, ओके, ये 10⁻3 था, इसको आपने पावर को बढ़ाया तो इसको इधर से 2 पोजीशन पीछे ले गए, तो 0.0252 ये हो गया 10⁻5। और इधर आपने कहा ठीक है, आप दोनों को एक लाइन पे ला रहे थे, ये पहले से 10⁻5 है तो कोई बात नहीं, ये वही रहा, ये रहा, ओके, ये वही रहा 325 इन 0.2 इंटू दिस। अब ये किस्म का अलाइनिंग ऑफ मेंटिसा आपने कर लिया है, क्योंकि अब आपके पावर 1 है, तो अब आप इनको ऐड कर सकते हो कीपिंग द डेसिमल पॉइंट एट द राइट प्लेस। तो अब आप ऐड सबट्रैक्ट का काम करो, हम ऐड का कर रहे हैं, तो आप ऐड करोगे, ऐड करने में ये 0.0252 है ये, और इधर है ये यहाँ 0 है। चाहे तो आप इसके लेफ्ट पे हम 0 डाल लें ताकि आपको पता चल जाए कि डेसिमल इस जगह है, और इधर डेसिमल इस जगह है, तो ये आप लिखोगे 325.2। ये अलाइन मेंटिसा को एक पावर करने के बाद अब हमने डेसिमल वाइज अलाइन करके लिखा है फॉर एडिंग। पावर वही रही, 10⁻5 इसकी है, 10⁻5 इसकी है, दोनों की पावर 1 है। अब ऐड करना अलाउ, जब पावर एक जैसी हो तो आप ऐड कर सकते हो मेंटिसा को, अगर डिफरेंट हो तो ऐड करना गलत काम है। इन्हें ऐड किया तो ये आ गया 2, ये 5, ये 2 और ये 2 और ये 325, और पावर यही रहेगी 10⁻5। ये आंसर आ गया, दिस आंसर। लेकिन IEEE कहते हैं हमें फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर्स का रिजल्ट या उसको एक्सप्रेस करने का, सपोज हमारा रूल ये है कि इट शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज लेफ्ट पे 1 डिजिट और उसके बाद डेसिमल। उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपके डेसिमल के लेफ्ट पे 1 डिजिट हो, से ये वेरी करते हैं डिफरेंट IEEE, लेकिन टिपिकल ये कि डेसिमल इस जगह होना चाहिए भाई जब आप नंबर लिखे, तो आपके ओके वी विल डू दैट, कि इसको हम वो कर देते हैं। लेकिन जब आप वो काम करोगे तो उसका असर पावर पे पड़ेगा, तो आप कहते हो कि ये डेसिमल यहां से मैं इधर ले आऊं, तो आप इसको कहते हो कि आई विल राइट इट एज 3 डेसिमल वहां ले आया 25 और आगे जो भी नंबर है 2252 22, so I have to write it in this format my answer। लेकिन नेचुरली जब आप डेसिमल इधर ला रहे हो, इस नंबर को आप इधर छोटा कर रहे हो, तो ये पावर बढ़ेगी अकॉर्डिंगली, तो ये 10⁻7 हो जाएगा। ये अब आपने नॉर्मलाइजेशन की है, अपने ये रिजल्ट आंसर यही था, ये अलाइन किया, पावर कंपेयर किया, अलाइन किया, ऐड किया और फिर नॉर्मलाइज किया। ये इस एग्जांपल से ये वर्ड की मीनिंग आपको पता चल। चलो भाई, आपके दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो फ्लोटिंग पॉइंट उसमें जरूरत पड़ सकती है। इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिले। इसमें अब अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये एक क्लॉक साइकिल में नहीं होगा और फिर आप सारे स्टेजेस डिले पे चले जाएंगे, इसलिए आप चाहोगे इसको भी स्पीड अप कर लो। ओके, अरिथमेटिक यूनिट को भी आप स्पीड अप करना चाहोगे तो वो कैसे होगा? अगर इस तरह के डिलेज हैं तो इनके हमने नाम रख देते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट का, इसको हम इस तरह के नाम दे देते हैं। अब हम वो फंक्शनल नेम देने के बजाय एग्जीक्यूशन यूनिट का
फेज 1 एग्जीक्यूशन यूनिट का फेज 2 एग्जीक्यूशन यूनिट, या हम इसमें एक एग्जीक्यूशन यूनिट को ब्रेक करें उसका फेज 3 और इसका फेज 4। तो हम अब कोई भी काम एग्जीक्यूट अगर ये कर रहे हैं तो हम उसको इन 4 में करेंगे। तो इसकी अब देखें कि इसका बिहेवियर ऑफ पाइपलाइनिंग वाइज क्या होगा और पाइपलाइनिंग इस पे कैसे काम, कहां पे कारआमद साबित होगी। पाइपलाइनिंग इस केस में कारआमद साबित होने के लिए ये सिचुएशन है कि अब आपके जो इनपुट फीड हो रही है जिसमें आपने लेट से ये सपोज ये नंबर्स को ऐड करना है, तो ये 2 स्ट्रीम ऑफ नंबर्स फीड होंगे और वो चलते जाएंगे। ओवरलैप इसी तरह होगा ना कि इसमें ये कंपेयरिंग हो रही है, ये चीज आगे चलेगी तो नेक्स्ट डेटा के ऊपर कंपेयरिंग शुरू हो गई, उधर अलाइन शुरू हो गया, फिर वो आगे चला गया तो पिछला का अलाइन आ गया और इस तरह ये ओवरलैप होगा। तो ये फायदेमंद जब होगा जब एक स्ट्रीम ऑफ डाटा आपके पास हो। अगर आपने एक ही डाटा किया तो वो तो फिल करने में उतना ही टाइम लेगा जितना नॉर्मल लेता था, उससे कोई खास फायदा नहीं है। तो इसका बेनिफिट आएगा जब एक स्ट्रीम ऑफ डाटा फ्लो हो। तो इसकी चीज होगी जब आप लेट्स से दो वेक्टर्स या अरेज के एलिमेंट्स को ऐड करें, जैसे हमने कहा था ऐड अरे का काम करते, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की हो और उसको आप ये काम कर रहे हो। उसका मतलब क्या है कि आपका एक वेक्टर है जो हम अक्सर हम 0 से शुरू करते हैं, हम इस केस में 1 से कर रहे हैं ताकि वो n का नंबर हमारा सही रहे। A1 A2 A3 ये पहला वेक्टर है हमारा ऊपर, और फिर इसी तरह A4 A5 A6 और AN, n एलिमेंट का एक हमारा वेक्टर है। इसका नाम मैं रख देता हूं बिग N, A ऑफ n एलिमेंट्स, ये एक वेक्टर है पूरा। इसी तरह एक और मेरा वेक्टर है B, और उसमें भी Bn, और इसी तरह चलते हुए B3 B2 B3 B2 B1, ओके, ये एक और वेक्टर है। अगर ये वेक्टर्स मुझे से ये इनके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं और मुझे वेक्टर एडिशन करनी है A1 B1 में A2 B2 उसके बाद A3 B3, और मे बी मैं सपोज C में डाल रहा हूँ एक और C में ये रिजल्ट जैसे हम करते रहे हैं, तो आप यहाँ ओके C1 बन जाएगा इन दोनों के एडिशन से C1, और फिर इसी तरह इनके एडिशन से C2 एक्सेट्रा। सपोज हम ये काम करना चाहते थे, आउटपुट पे हमारे निकलेगा ये C, ये भी C1 C2 उसी तरह है, C1 पहले आएगा फिर C2 बनेगा फिर Cn बनेगा, इस तरह ये भी एक वेक्टर है और इधर से भी वेक्टर एंटर हो रहे हैं। और अब ये काम हो रहा है, यहां इसका फायदा होगा हमें अरिथमेटिक यूनिट का। तो अब आप ये कह रहे हैं कि A1 B1 इधर एंटर हुए, इनका रिजल्ट ये यहाँ आ गया, तो पीछे से दूसरा शुरू हो गया A2 B2, ये यहाँ है वेक्टर लेवल की इसे एडिशन करनी है तो हम काम में ले सकते हैं। हम कह रहे हैं C वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B वेक्टर, ये काम कर रहे हैं हम वेक्टर, ये वेक्टर लेवल का है A प्लस B, ठीक है। तो इसमें करें, इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम करें वेक्टर्स के लिए, तो ओवरलैप हमारा कैसे ड्रॉ होगा। हमारे ये 4 फेजेस हैं, मैं अब फेजेस को उतना लंबा नहीं ड्रॉ कर रहा, इतना हम अपने जो नॉर्मल ये 4 फेजेस हमारे अरिथमेटिक पाइपलाइन के। इनमें क्या, इनके फेजेस के नाम हमने रखे हुए E1 E2 A4, E1 E2 E3 E4। ये पहले डेटा पर ये 4 फेजेस हैं, इसमें फर्क फिर वही होगा कि ये डेटा आपका है, डेटा पहला डेटा A1 B1 डेटा 1 में, डेटा अगर मेरा डेटा का पहला पेयर जो इस केस में A1 B1 है तो ये है मेरा। फिर मेरा डेटा का दूसरा पीछे से आ जाएगा डेटा 2 जो है मेरा A2 B2 है, A1 B1 गया, ये A2 B2 गया। ये शुरू हो जाएगा जैसे ही ये इस फेज से गुजरेगा, ये यहाँ स्टार्ट हो जाएगा ओवरलैप में, ये और ये उसी तरह ये एक स्टेज डिले के बाद अपीयर, ये भी उसी तरह E1 E2 E3 और E4, इसके भी वही 4 स्टेजेस होंगे इस डेटा के लिए भी।
और ऐसा अब मे बी यहाँ लिखने में अब हमें डिस्टिंग्विश करना है जैसे पर, क्योंकि अब ये 1 2 3 तो हमने फेजेस के लिए इस्तेमाल कर लिया। मे बी मैं ये सारे फेजेस जो है मेरे डेटा 1 के हैं, इसके साथ मैं से D1 हर एक के साथ उठा देता हूँ। मेरे डेटा 1 हर एक के लिए ये D1 ये कॉमन है। मेरी फर्स्ट डेटा के लिए ये 4 फेजेस हैं, ओके। और ये मेरे सेकंड डेटा के 4 फेजेस हैं। D2 के साथ ये E1 E2 वगैरह D2 के हैं सारे D2। ये डेटा का नाम मैं लेबल इसके साथ अटैच कर रहा हूँ D2, फिर ये D2, ओके। इस तरह हम लिख देंगे। और इसी तरह आप डेटा का यहाँ पर जैसे आपने फीड किया था ना A1 B1 मैंने बताया था, फिर इधर आपने फीड कर दिया A2 B2, ये आपके डेटा का पेयर है, ये एंटर हो गया, ठीक है, ओके। और इसी तरह आप चलते गए, आपका डेटा n आ गया, डेटा n वेक्टर है n एलिमेंट्स का, डेटा n जो कि AN BN यहाँ पे एंटर होगा, AN BN। और इसी तरह जैसे पहले था वो यहाँ पे कहीं मे भी इस जगह जाके आखिरी उसका डेटा n का E4 यहाँ खत्म हो जाए, तो ये इस तरह हमारा ये यहाँ पर निकलेगा, ओके। अब आप इसको इसके स्पीड अप से स्पीड अप, इसका स्पीड अप क्या होगा? इसका स्पीड अप वही है, नथिंग हैज चेंज। आपका सिर्फ के हर दफा हर पाइपलाइन के की के और स्टेज डिले मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो लेट से हम कहें कि इसका K4 है, इसका K जो है नंबर ऑफ स्टेजेस 4 है, तो हमारे K या नंबर ऑफ स्टेजेस के हमारा 4 हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल K4 होगा। और T स्टेज जो भी है, T stage can be so many clock cycles. T stage can be so many clock cycles. T stage can be, as usual, it can be R or so many clock cycles. जब भी T stage कैलकुलेट करने की पड़े तो आप ये जरूर इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर सकते हो दोनों जगह। अगर आपको प्रोसेसर का क्लॉक रेट दिया हुआ है तो उस 1 बाय दैट क्लॉक रेट से आप टी क्लॉक मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको कहा गया है कि टी स्टेज जो है इट इज ऑफ 4 क्लॉक्स और 5 क्लॉक्स, तो इसका मतलब है ये R is 4 और 5 और 6 और 3 और 2 जो भी है, अमूमन 2 3 तक होते हैं, तो ये आप कर सकते हो, ओके। तो अब मगर इसके बाद अगर ये K है और ये N है तो हमारा वो एक्सप्रेशन स्पीड अप और वो सारे बिल्कुल वही रहे जो पीछे थे। नो, ये एप्लीकेशन का एरिया और हो गया मगर वो यही है जो ये थे, नो चेंज। स्पीड अप इज स्टिल K या N K बाय K प्लस N-1, ये स्पीड अप है, ओके। और टाइम्स जो है वो ये है, ये स्पीड अप है, ओके। ये हो गया। अब इसके डोमेन में एक आता है चेंज पाइपलाइन का भी काम। चेंज पाइपलाइन क्या है भाई? सीक्वेंशियली चेंज पाइपलाइन है, सीक्वेंशियली चेंज पाइपलाइन, सीरियली चेंज पाइपलाइन। चेनिंग का फायदा जब भी होता है, ना भी कहा जाए हम चेन का, एनीवे चेन सीरियल चीज होती है, एक के बाद दूसरा हुक उसमें आता है, या ना लिखा हो तब भी यही मायने है। चेन पाइपलाइन क्या होगी भाई, और उसका कोई एग्जाम्पल एप्लीकेशन क्या हो सकती है चेन पाइपलाइन की? सर एग्जाम्पल एप्लीकेशन का तो अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन चेन पाइपलाइन की जो नाम से टर्मिनोलॉजी से अंदाजा हो रहा है वो ये है कि एक दूसरे के साथ चेन होगा जिसके बेस पे एग्जीक्यूट होगा, बट मे बी इसमें पैरेललिज्म का वो नहीं आ रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप गाइड कर दें। हाँ ओके, यू आर तो गुड, तुमने एटलीस्ट उसको रिलेट कर लिया है, ओके फाइन गुड। तो चेन पाइपलाइन तो सीक्वेंशियली चेंज हो रही है, मगर पैरेललिज्म का बेनिफिट आ जाएगा। मसलन अगर आप 2 पाइपलाइंस को चेन करें, उसकी पहले एप्लीकेशन वाइज हम देख लें, ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। वो अक्सर ये अरिथमेटिक पाइपलाइन में चेन का ज्यादा फायदा होता है कि एप्लीकेशन वाइज है, जिस तरह आप
डॉट प्रोडक्ट या मैक ऑपरेशन हमारा हमेशा फेवरेट रहा है, यू नो इट, कि हम हर दूसरे दिन इसकी बात कर रहे हो, तो ये बड़ा यूजफुल ऑपरेशन है। डॉट प्रोडक्ट लेना हो अगर दो वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट, इसी को मैंने आपसे कहा था कि डॉट प्रोडक्ट इज सेम एज मैक ऑपरेशन। डीएसपी वाले मैक को ज्यादा वर्ड, मैथ्स वाले भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये मैथ्स वाले वैसे डॉट प्रोडक्ट को ज्यादा करते हैं। ये लोग स्केलर प्रोडक्ट का भी वर्ड करते हैं, लेकिन हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी और ए डॉट बी, तो हम ए डॉट बी की बात कर रहे हैं। मैक है मल्टीप्लाई अकोमुलेट, तो डॉट प्रोडक्ट में भी रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स गेट मल्टीप्लाइड एंड दे एडेड। तो ये मल्टीप्लाई अकोमुलेट, ये इसके मोर फंक्शनल नेम है। यू मल्टीप्लाई द कंपोनेंट्स टुगेदर एंड अकोमुलेट देम विच इज सेम। तो ये काम जो करते हैं ये डीएसपी वाले, डीएसपी की सारी जिंदगी इसको स्पीड अप करने पर खर्च हो जाती है। वो कहते हैं ये तेज है तो मेरे सारे मसले हो गए। फिल्टर्स में आपको यही ऑपरेशन चाहिए होते हैं। आपने देखा इवन कन्वोल्यूशन फिल्टर में आपने मास को रख के यही ऑपरेशन किया था, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन। एनीवे, तो अगर आप मैक ऑपरेशन या डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कैसे करेंगे इसको? अगर पाइपलाइन तरीके में करना चाहें तो आप कहेंगे कि यार मैं एक पाइप मल्टीप्लाई का लूं, ये मल्टीप्लाई का पाइप लगाऊं, उसके आगे क्योंकि ये सिक्वेंशियली चलना है तो इसी के आगे मैं अकोमुलेट का भी पाइप लगा दूं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ये कर लेते हैं, ये वाला, इसको हल्का सा गैप दे देते हैं। ओके, आप कह रहे कि यार मैं यहाँ एक मल्टीप्लाई का पाइप लगा रहा हूँ और उसके कुछ स्टेजेस हैं। सपोज आपने कहा 1 2 3 4 4 स्टेज, ये हम अपने एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। सपोज मल्टीप्लाई का मेरा 4 स्टेज का है। आगे अकोमुलेट का, ये अकोमुलेट के लिए भी एक पाइप है, लाइन है। मैं कह रहा हूँ अकोमुलेट के लिए भी पाइप लाइन है। सपोज ये 3 स्टेज की है, जस्ट फॉर हैविंग, ये 3 स्टेज की है। ये मल्टीप्लाई का पाइप है, मल्टीप्लाई, ये वो है एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, और ये है अकोमुलेट। अकोमुलेट इज नथिंग बट एन एडिंग, जिसमें आप फीडबैक कर देते हैं। ये ऐड करेगा, ये दो चीजों को ऐड करेगा, ऐड करना होता है इसने दो चीजों को मल्टीप्लाई करना है। वेक्टर आ रहे हैं, उनके एलिमेंट्स को ये मल्टीप्लाई करके, ये अगर था ए आई, यहाँ पर वो हम कह रहे हैं ए आई, ये जो पूरे पूरे वेक्टर हैं ये आ रहे हैं इसमें। तो अगर ए आई और बी आई आएगा इस वेक्टर का, तो इससे गुजर के इधर निकलेगा, इसका जो ये चीज निकलेगी, ये निकलेगी ए आई इंटू बी आई, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इससे गुजर के ये आउटपुट निकलेगी। इसको हम आगे फीड कर रहे हैं फॉर अकोमुलेटिंग, ये जो इसके अंदर पिछले रिजल्ट में अकोमुलेट। तो एडर को अकोमुलेटर बनाने का मतलब होता है कि आप इसकी आउटपुट को फीडबैक कर दें। आउटपुट को अगर आप जो भी कुछ प्रेजेंट सम है उसको उसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं, ये वो सम है, एग्जिस्टिंग सम, ये फीडबैक कर दें यहाँ, तो ये अकोमुलेटर बन गया। एडर बिकम्स एन अकोमुलेटर, मे बी यहाँ मैं कह दूं एड ओब्लिक अकोमुलेटर, ये एडर था जिसको आपने अकोमुलेटर किया हुआ। तो आपकी इसकी आउटपुट इधर फीड होगी, पिछला जो भी कुछ सम का रिजल्ट है वो इधर से आ रहा है, ये ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए था, यहाँ पूरा वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वाला ए और बी पूरे ये फ्लोइंग कर रहे हैं यहाँ इसके अंदर, A0 या A1 से लेकर AN तक ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये इसमें अकोमुलेट हो रहे हैं। यहां पर अब आपको चीज क्या मिल रही है? यहां आपको मिलेगी ये, अब फाइनली जब ये पूरा काम हो जाएगा, समेशन ऑफ AI और BI वेयर I चेंजेस फ्रॉम, हम इसमें क्योंकि 1 से n ले रहे हैं तो 1 to n, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। मैक
ये डॉट प्रोडक्ट और मैक ये होता है, ये इसमें निकल रहा है। एप्लीकेशन हमने पहले देख ली, एक मल्टीप्लाई का पाइप लाइन, एक ऐड अकोमुलेट का पाइप, इन दो को यहां हमने चेन किया है। ये पहला पाइप, इसके साथ दूसरा पाइप को चेन कर दिया सिक्वेंशियली। पाइप तो सिक्वेंशियली पे चेन हुआ है, लेकिन एक बड़ी पाइपलाइन बन रही है। अगर हम सिक्वेंशियली इसकी आउटपुट पे इसको जोड़ें तो हमारी पाइपलाइन का साइज जरूर बड़ा हुआ है, जिससे फायदा होगा। ठीक है, तो हम अगर इसको कहें कि इसकी लंबाई जनरल अप टर्म्स में कहें, पहले हमने के कहा था, अब हम इसको इसके नाम अलग दे देते, के मल्टीप्लाई की जगह मैं कह देता हूँ K1। इसकी लेंथ K1 है, इसकी लेंथ K2 है। स्टेज, ये K2 स्टेजेस हैं। इस केस में, इस एग्जांपल में K1 is 4 and K2 is 3, ओके, बट दे कुड बी अदर नंबर्स। अगर ये है तो आप बताइए कि इस पाइपलाइन का स्पीड अप क्या होगा। चल, इस पाइपलाइन का सर इस speed up- पाइपलाइन का स्पीड अप भी वही होगा जो पुराना मतलब अरिथमेटिक यूनिट पाइपलाइन स्ट्रक्चर का वो टाइम एंड स्पीड लिमिट्स थे। ओके, तो पुराने वाले जो थी उसके मुताबिक, ऑलराइट, इस पाइपलाइन का अगर मेरे इस वेक्टर का साइज, ये जो वेक्टर मैं दे रहा हूं n, अगर से 1000 है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके 1000 हैं, और ये मेरा ये जो है पाइप, ये 4 स्टेजेस का है, ये पाइप इस एग्जांपल में 3 स्टेजेस का है। अब आप मुझे वैल्यू वाइज, ओके, मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज भी दे दूं। चलो पहले स्पीड अप ले लें, वो फिर इंटरेस्टिंग चीज बाद में डालेंगे। खाली स्पीड अप बताओ, स्पीड अप का आंसर बताओ। you are saying rightly it is similar or same or something, but let's see, can you connect that? इसका मुझे आंसर बताओ। बताइए, अगर ये उसी तरह है तो उसी तरह में कोई शक नहीं। गिव मी द आंसर। सर इसमें टाइम डिले होगा? हाँ, हर स्टेज का अपना डिले होता है। टी स्टेज डिले वैसे ही होगा। एक सेकेंड, हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम जी जी। अच्छा, बस अभी खत्म हो रही है तो आए कम, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, तो टी स्टेज का डिले हमारा है वो वैसे ही है, ये टी स्टेज डिले है, और ये टी स्टेज डिले, इसको जो मैं कह रहा था उसी की तरह, अगर आपको कभी इसकी जरूरत हो तो आप इसको भी कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको इसकी जरूरत है तो टी स्टेज कैलकुलेट करने के लिए, ओके, आपको मे बी के मैं अगर आपसे कहता हूं ओके माय टी स्टेज इज 3 क्लॉक्स, टी स्टेज जो है वो 3 क्लॉक डिले के बराबर है। 3 क्लॉक डिले, 3 टाइम्स क्लॉक, ओके। और मेरा क्लॉक रेट जो है वो मेरा है, क्लॉक रेट इज 10 मेग। क्लॉक रेट अगर इसको चाहिए आप तो क्लॉक रेट मैं कह देता हूँ, ओके, क्लॉक रेट मेरा सिस्टम का जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज है, ओके। चलिए, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप ये भी इस्तेमाल कर लें। अगर आप टी स्टेज की जरूरत है तो वो 3 क्लॉक के टाइम्स के बराबर है, और हर क्लॉक का रेट जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज है। चले, बताइए, स्पीड अप बताएं वैल्यू में, बोलिए। सर ये n/k तो होगा मेरा ख्याल है, लेकिन उसका रेशो मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपका वो वाला पॉइंट तो सही था कि इट इज अनदर पाइपलाइन, जिसका सिर्फ फर्क क्या है उस पाइपलाइन और इसमें। 2 पाइपलाइन जब एक से दूसरे में ज्वाइन हो गई तो दिस बिकम ए बिगर पाइपलाइन। इनफैक्ट इट इज ए पाइपलाइन, अगर उससे हम कंपेयर करें
इट हैज इट्स के, इसका जो के है, ये पाइपलाइन का के है, विच इज इक्वल टू नाउ K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। तो इट इज लाइक सेम, मगर इस सेंस में कि एक पाइप है जिसका K1 डिले, उसी के आगे सिक्वेंशली एक और पाइप जुड़ा है जिसका K2 डिले। अब इट इज ए बिग पाइपलाइन जिसका स्टेज नंबर ऑफ स्टेजेस इज K1 प्लस K2, दैट इज इस के। अब हम अगर ये के को हमने सही पहचान लिया, अब हम वही वाला इस्तेमाल करते हैं कि स्पीड अप वाज नथिंग बट विदाउट पाइपलाइन क्या था, एन के इनटू टी स्टेज था, यहाँ टी स्टेज, वो मैं टी स्टेज अभी आपको इसलिए नहीं उसमें किया था कि आपको वो कैंसिल हो जाता है। टाइम के लिए तो टी स्टेज की जरूरत पड़ती है, स्पीड अप में नहीं पड़ती। और ये जो है हमारा वही है, अगर हम इसको कहें k प्लस n माइनस 1, अब हम कह सकते हैं अगर हमें k पता था और t स्टेज, तो t स्टेज इस केस में कैंसिल हो जाते हैं। अब हमें ये चीजें चाहिए, n मैंने दिए है आपको, k अब आपका, क्योंकि k1 इस केस में एग्जाम्पल में 4 है और k2 3 है, तो आप k की जगह अब आप लिखेंगे k इसके फार्मूले में इट विल बिकम एक्चुअली n K1 प्लस K2, k की जगह आप K1 प्लस K2 लिखेंगे हर जगह, यहां भी जी सर, और इधर भी लिख देंगे k की जगह K1 प्लस K2। बेसिकली बस ये चेंज हुआ है। एंड अगर आप k को कैलकुलेट कर ले तो आप फार्मूले में k ही रहने दें, डोंट चेंज ये। तो देयर इज हार्डली एनी चेंज एज फार एज कैलकुलेशन पार्ट इज कंसर्न, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इट इज सिमिलर। ठीक, ये सही, बस सिर्फ के एंड के वो उसको जॉइंट किया। हाँ, अब ये है कि यहाँ तो स्पीड अप था, अगर मैं आपसे ये टाइम मांगता तो आपको फिर ये टी स्टेज की जरूरत पड़ती, अभी नहीं पड़ी। तो उसके लिए ये डाटा आपको चाहिए, जो टी स्टेज, ये जो मैंने यहाँ कहा है, इससे टाइम टी स्टेज कैसे कैलकुलेट करोगे? 10 मेगाहर्ट्ज से आप टाइम ऑफ ए क्लॉक रेट जो है, मैंने आपको कहा था क्लॉक रेट इज 10 मेगाहर्ट्ज, क्लॉक इज 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, इस तरह क्लॉक दिया जाता है। तो आपका क्लॉक का टाइम टी क्लॉक क्या होगा? टी क्लॉक विल बी, मैंने कहा 3 टाइम्स, ये आर मैंने 3 दे दिया, 3 टाइम्स टी क्लॉक, तो 3 टाइम्स 3 into 10 30 टी क्लॉक। ठीक है, अब व्हाट इज टी क्लॉक? टी क्लॉक क्या होगा भाई? इट विल बी 1 बाय क्लॉक रेट, ये जो क्लॉक है 1 बाय क्लॉक रेट, टाइम फॉर क्लॉक रेट इज 1 बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक। ठीक, तो 3 इन नीचे हो जाएगा, क्लॉक रेट इज 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगा की जगह आप 10⁻6 लिख लीजिए, 10⁻6 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक, जी, तो आपका ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻6 है। ठीक है, माइक्रो सेकेंड, या 0.3 इंटू 10⁻6। ठीक है, अगर जब आप टाइम्स कैलकुलेट करोगे तो आपको इस डाटा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब स्पीड अप कह रहे हो तो क्योंकि कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये डाटा देने की उस वक्त जरूरत महसूस की। ठीक है, जी सर, समझ आ गई। वेरी गुड। तो अब हम नेक्स्ट पाइपलाइन अब हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट टाइम अब हम सुपर स्केलर आर्किटेक्चर्स को देखेंगे। ये हमारी नेक्स्ट आर्किटेक्चर। सर आप इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे थे। ओके, क्या? सर वो आपने कहा था कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने वाला हूँ, तो अच्छा, नहीं वो यही था, ये था। अच्छा। हाँ, वो ये था कि मैंने कहा ओके, मैं इसको, ये इंटरेस्टिंग था कि मैं कह रहा था इसको अभी मैं यहाँ नहीं, मैंने आपको दिया, इसको हम डाल लें। इंटरेस्टिंग में ये था कि चेन, अगर हम चेन कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि देयर इज हार्डली एनी चेंज, वही कुछ रहा। अगर हम इसको रिलेट कर लेते तो वही रहा, और आपने एक बड़ा वेल नोन ऑपरेशन को स्पीड अप कर लिया बाय द पाइपलाइन। अच्छा, और एक ओके, सही है। इसकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो है, ये हमेशा मैक्सिमम आपका लिमिट जो है ना पाइपलाइन का साइज है, जो कि इस केस में
ये एक इसकी लिमिट है कि मैक्सिमम स्पीड अप जो है वो इसका के, जो भी पाइपलाइन की लेंथ है, ये हमारा ऑलराइट, बॉटल नेक है। और इसको हल करने के लिए हम सुपर स्केलर की आर्किटेक्चर को देखेंगे और VLIW का आर्किटेक्चर। ठीक है, ओके सर, और ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर सर। ओके।